नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत। आज का ये लेक्चर दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर पेपर 5 पर। इससे पहले 4 वीडियो आपके अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आप किसी भाई बहन ने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें। तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और क्लास का आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, सॉल्व करो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार चादर जो 28 मीटर लंबी और 16 मीटर चौड़ी है। आयताकार ये है, 28 मीटर लंबी है और 16 मीटर चौड़ी है। कह रहा है इसके चौड़ी है, इसके हर कोने पर एक वर्ग इस प्रकार काटा जाता है कि ये खुले बक्सा बन जाता है। इस वर्ग की लंबाई 3 मीटर है, मतलब यहां से 3 मीटर का यूं कट कर लिया गया। ये लो 3 मीटर का ऐसे कर लिया गया वर्ग तरीके से 3-3 मीटर का। अपना फिगर थोड़ा बढ़िया नहीं बनेगा, कोशिश करते हैं समझाने के लिए। तो अब कह रहा है जो नई आकृति बनेगी, ये लो भैया, नई आकृति क्या बनेगी आपका? घनाभ। तो कह रहा घनाभ का आयतन, और आप सबको पता है घनाभ का आयतन होता है LBH। लंबाई कितनी हो जाएगी घनाभ की? पहले लंबाई 28 थी, 3 ये और 3 ये काट ली गई, तो 28 में से 6 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 22। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3 ये और 3 ये हटा दी गई, तो 16 में से 6 चला गया 10। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? अब देखना मेरे भाई, ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई ये आपका 3 मीटर है ना, इसी को आप इस तरह से यूं ऐसे देखो, ये था ऐसे खड़ा कर दिया तो 3 मीटर तो रहेगा। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। और आयतन, घनाभ का आयतन होता है LBH 22 गुणे 10 गुणे 3, 22 किया 66, यानी 666 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। चलो हम कुछ फार्मूले आपके लिखते हैं घन और घनाभ के। अगर हम बात करें घन, इसे कहा जाता है क्यूब। इसका वॉल्यूम्स क्या होगा? आयतन क्या होगा? आयतन का फार्मूला होता है A क्यूब, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। घनाभ का जो LSA निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूरे आ जाएगा। सभी दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब TSA, ये तुम्हारा हो जाएगा 6A²। और अब अगर हम घनाभ का विकर्ण निकालें, मतलब डायगोनल, तो घनाभ का विकर्ण होता है A√3, भुजा √3। ये आपसे घनाभ के कुछ फार्मूले हैं। इसी प्रकार घनाभ की जगह घन के फार्मूले आ जाते हैं। तो घन के फार्मूले थे, अगर घनाभ के फार्मूले होंगे तो निकालेंगे घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये क्या होता है? L × B × H। अगर हम इसके वक्र पृष्ठ की बात करें मेरे भाई, तो वक्र पृष्ठ होता है 2 × L + B × H। और अगर हम इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ आपका क्या होता है? 2 × LB + BH और प्लस के HL। देखिए, और इसका अगर हम डायगोनल की बात करें, डायगोनल मतलब विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? √L² + B² + H²। अब हम ये देखेंगे कि विकर्ण कब निकाला जाता है। मान लो क्वेश्चन कह दिया गया कि एक घनाभाकार कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। इसमें रखी जाने वाली सबसे बड़ी लाठी की लंबाई क्या होगी? इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा? विकर्ण निकालना पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दिए आज का। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणुओं की संख्या पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घट गई। यदि वर्तमान जनसंख्या, जीवाणुओं की संख्या 21,384 है, तो आरंभ में क्या कह रहा है? आरंभ में संख्या क्या थी? तो देखो इस क्वेश्चन को इस प्रकार करेंगे कि 10% पहली वर्ष, यानी लिखेंगे यदि लिख देंगे, पहले लिखेंगे पहले, और प्रारंभ में यहां लिख लेंगे वर्तमान में। अब आपसे ये कह रहा मेरे भाई
कि पहले 10% बढ़ी, 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 से कितनी हुई होगी 11। फिर कह रहा दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, 8% की भिन्न कितनी होती है 2/25, यानी 25 से कितनी हो गई 27। और तीसरे वर्ष 10% घट गई, घटने का मतलब हो गया 10 से 1 कम हो गई, कितने हो गई 9। अब कह रहा जो वर्तमान में जीवाणुओं की संख्या है वो आपकी 21,384 है। 21,384, जो 21,384 है वो इसका मान है, इसका मान। तो तुमसे ये कह रहा है कि इस आरंभ में जिस जीवाणुओं की संख्या कितनी थी इसका मान पूछा गया। मतलब आपको मान पूछा गया 10 गुणे 25 गुणे 10, और अपॉन में कितना आ जाएगा 11 गुणे 27 गुणे 9। इसको आप सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करेंगे। देखो ये 11 से कट जाएगा, बिल्कुल 11 से काटोगे, 11 एकम 11, 10 बचा, 11 ने 99, कितना बचा 4, 11 चौको 44, और फिर 11 चौको 44 आ जाएगा, अभी नहीं आएगा। 9 से काट दो क्या, हाँ 9 से काट दे, 9 से ये काटेंगे, वैसे 25 करने पर 00 आना चाहिए, वो तो सब में आ रहा। देखो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 छक्का चाहिए, और 27 8 8 सत्ते 56, 8 होता है 25 8 200, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 है, 18% छूट में बेचा गया, यदि लाभ 14% हो तो कमीज का लागत मूल्य। एक छोटा सा प्यारा सा एक फार्मूला होता है कि एमपी अपॉन सीपी इक्वल टू, देखो डिस्काउंट दिया जाता है अंकित मूल्य पर, तो हम इसे लिखते हैं यहां पर 100 माइनस डिस्काउंट, और यह जाएगा 100, लाभ होता है तो प्लस का पी, और हानि होता है तो माइनस का है। यहां पे रख लो, आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि अंकित 1824 रुपया इसका अंकित मूल्य है, सीपी पूछा गया है। अब आपसे कह रहा है कि 14% का लाभ हुआ तो 114, और छूट कितनी देगी 18%, 18 2 20 80 100। इसको आप सॉल्व कर लो, तो इकाई का अंक 2 2, तो करो 2 चौको 8, यानी 4 का जब भाग दोगे लास्ट में 2 आएगा, तो 2 यहां भी आ रहा 2 यहां भी आ रहा, यानी पूरा ही लगाना पड़ेगा। चलो, तो अगर हम 2 से काटेंगे ये 41 बार आएगा, और 2 से काटेंगे ये तुम्हारा आ जाएगा 57, तो 5 10 2 7 14, हाँ सही है 57 बार आएगा। तो अब क्या करेंगे, अब देखो 4 एकम 4, अभी भी 7 बिल्कुल ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 41 से कटेगा लगभग। अब हम एक बार चेक कर लें क्या ये 41 से कट जाएगा, अगर ये 41 से कट गया तो आंसर ये, नहीं तो ये। तो करो 41 का अगर भाग दोगे तो 4 तिया 12, लगभग 3 बार जाएगा, तो 3 12 123 आएगा। अब 11 में से 2 गया, 11 में से 3 गया 8, और दूनी 41 दूनी 82, मतलब आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये थर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखते, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एक आयत का विकर्ण अंडर रूट 31 है। सब लोग जानते हैं आयत का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये अंडर रूट 31 है। मतलब अगर हम निकालें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31। एक तो पॉइंट ये आया। अब दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 25 है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपका है 25। तो वो कह रहा है इसका परिमाप ज्ञात करो, मतलब हमें वैल्यू निकालनी है 2 इंटू एल प्लस बी की। एल प्लस बी मतलब हो जाएगा 2 से कटने वाली संख्या सभी है, इसको छोड़कर आंसर ये आया, ये नहीं होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं इन दोनों को। अब आप फार्मूला जानते हैं कि एक होता है एल प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2LB। रख देंगे वैल्यू, इसकी वैल्यू है 31 प्लस 2, 25 दूनी 50, यानी 81 आ जाएगा, और 81 का वर्गमूल कितना आ जाएगा
9, और 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, यानी आंसर कौन सा आ रहा, सेकेंड ऑप्शन आंसर आ रहा। ठीक है सर, उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिन में करती हैं, यानी 25 महिलाएं अगर उस कार्य को करें तो कार्य 60 दिन में पूरा होगा। कह रहा है कार्य आरंभ होने के कितने दिन बाद 15 महिलाएं और लगाई जाएं कि कार्य 45 दिन में हो जाए। अच्छा ठीक है सर, तो हमने ये कहा कि कार्य आरंभ कितनी महिलाएं करेंगी 25, क्योंकि शुरुआत में 25 थी, और उन्होंने हमने कहा x दिन काम किया, कर लिया कितने काम। अब कितनी महिलाएं और आ जाती हैं, 15 महिलाएं और आ जाती हैं x दिन के बाद, 15 और आ जाएंगी, तो टोटल महिलाएं 25 और 15 कितनी हो जाएंगी 40। अब ये भी महिलाएं काम करने लगी, तो वो कह रहा है कार्य टोटल 45 दिन में होना चाहिए, तो x दिन तो काम हो ही गया, बचा कितना 45 माइनस एक्स। ऑप्शन रख लेंगे, ऑप्शन रखने से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लो इसमें सरल ऑप्शन लग रहा है हमें 20 रखते हैं, ये देखो 25 छक्का 150, यानी 1500 आना चाहिए, 1500 ये सब 1500 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रखेंगे 20। अगर तुमने 20 रखा तो 20 गुणे 25, ये तो तुम्हारा जाएगा 25 दूनी 50, यानी ये तो 500 आएगा, और 20 यहाँ रखोगे 25 आ जाएगा, 2500 को 1000, 100 आ जाएगा, एक जीरो, तो 1500 हो गया, यानी पहला ही आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 20, आंसर आपका हो जाएगा 20। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत सम, अच्छा एक ऑप्शन लिखते हैं पहले, चलो ना चलो 360, 400, 528, 440। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, ये जिनके वर्गों का अंतर 84 है, यानी जिनके वर्गों का अंतर 84 दिया गया। तो जब भी दो क्रमागत संख्याएं पूछी जाती हैं तो क्रमागत संख्या एक x हो जाएगी और दूसरी x + 2। अब कह रहा है इनके वर्गों का अंतर आपको दे दिया गया है 84, तो उनका गुणनफल निकालो। अब थोड़ा इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे पहली बात तो यह है कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल करने पर सम आएगी, सब की सब सम संख्या है, तो यहां पर आप वर्गांतर लगाएंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे, तो एक बार जोड़ेंगे 2x + 2 और एक बार घटाएंगे तो आ जाएगा 2 और ये 84, यहां से काट दो, 2 से 42 आ गया, 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x + 1, ये 42 का आधा कितना आ जाएगा 21, x बराबर 20, यानी छोटी संख्या 20, अगली संख्या हो जाएगी 22। तो इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा, 22 दूनी 440, यानी 22 दूनी 44 और उस पर 0। ठीक है सर, तो ये था अपना आज का क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये तो आपको किस तरह हमारा वीडियो लग रहा है, क्या आपके लिए हेल्पफुल है? यदि नहीं है तो जरूर उस कमेंट बॉक्स में लिखो कि क्या कमी है इस वीडियो को बनाने में, आपके प्रैक्टिस सेल्फ को सॉल्व कराने में, विजिबिलिटी में, या पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर लिखें। और अगर नहीं है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमारी मेहनत किसी के काम आ रही है। ठीक है सर, हाँ आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और नहीं तो लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है सर, तो आज का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं।
कह रहा एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए, 4% वार्षिक दर से 8 वर्षों के लिए और 7% वार्षिक दर से 12 वर्षों से अधिक के लिए ऋण स्वरूप दी गई। ओके, 15 वर्ष की समयावधि में प्राप्त साधारण ब्याज 43,800 है, तो वह राशि क्या होगी। चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे मान लो हम गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, तो हमने मान लो उससे कहा कि हमें ब्याज चाहिए, तो उन्होंने कहा सुनो बेटो कि ब्याज की दर अगर आप 4% के लिए लोगे, 4 वर्ष के लिए लोगे तो 5% है, तो हमने दिमाग लगाया अगर दर 5% है और 4 वर्ष के लिए लेंगे तो हमें 20%, उस राशि का 20% ब्याज देना पड़ेगा। अगर उसने फिर बोला कि अगर आप 8 वर्ष से ज्यादा के लिए लोगे, ओ हो 4 वर्षों के लिए, हाँ अगले 8 वर्षों के लिए ब्याज की दर 4% है, तो ब्याज की दर फिर 4% है अगले 8 वर्षों के लिए, तो 8 चौको कितना हो जाएगा 32, यानी अगले 8 वर्षों के लिए राशि, कुल राशि का हमें 32% ब्याज देना होगा। लेकिन उससे 12 वर्ष से अधिक, तो 8 4 12 वर्ष से अधिक, और हमें ब्याज लेना है कितने वर्षों के लिए 15, तो बच गए हमारे पास 3 वर्ष, और अगले 12 वर्ष से अधिक के लिए दर कितनी है 7%, तो हमें ब्याज कितना देना पड़ेगा 21%। यानी अगर हम 15 वर्षों के लिए वह राशि उधार लेंगे तो ब्याज के स्वरूप में उस राशि का 3 और 3 2 5 7 73% ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन वो कह रहा है साधारण ब्याज है कितना 4380, यानी 100% की वैल्यू 4380, कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है 4300 नहीं 4380 नहीं 43,800, 73% की वैल्यू निकालनी, परसेंट से परसेंट और 2 जीरो से 2 जीरो, अब इकाई का अंक, तो वह धनराशि क्या है, बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल सही। अच्छा सॉरी, ये तुम्हें दिया क्या गया है, गलती हो गई, ये आपको दिया गया है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज यानी 73 और 100% निकालना, तो क्या हो जाएगा 3 6 18, लास्ट में इकाई का अंक 6 आना चाहिए, डबल 4 जीरो को छोड़कर 4 जीरो को छोड़कर 1 2 3 4, तो 5 ही आया, 1 2 3 4, 4 जीरो को छोड़कर 6 आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा आंसर, यही वाला आएगा और कोई आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अरे यार, चलिए आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। चलिए क्या लिखा है, अगले क्वेश्चन का ऑप्शन लिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है 0.039, दूसरा ऑप्शन है 0.0039, थर्ड ऑप्शन आपका है 0.39 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 3.9। करा 5 लीटर कितना दशमलव भिन्न 195 ml का है, यानी 195 ml 5 लीटर, लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 का दशमलव भिन्न निकालना। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3, यानी जैसे ही पॉइंट लगाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, 1 जीरो बढ़ेगा, 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा, एक और जीरो बढ़ेगा, बाद बाकी 39 39 39, मतलब सब में। तो ऑप्शन तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को नोट करें आप। चलिए क्वेश्चन है आपका कि दो संख्या x तथा y संख्या z से के क्रमशः 18% और 30%, यानी z 100 मान लो 100%, ये x और y कितने कितने परसेंट है, z का 18%, 100 का 18%, 100 18
और 30% हो जाएगा 30। अब तुमसे ये कह रहा है कि बताइए बाई संख्या x का कितना परसेंट है, यानी 30 18 का कितना परसेंट है। चलिए भैया तो डिवाइड करते हैं, 18 एकम 18 कितना बच जाएगा 12, 12 बच जाएगा, ये हो जाएगा 18 एकम 18, 12 बच जाएगा 120, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, ज्यादा हो जाएगा, 18 छक्का 120, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन लिख रहे हैं हम आपके 75, 70, 80 और 65। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 17 गेंदों को 840 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि 18 गेंदों का जो विक्रय मूल्य है वो 840 है, और सॉरी 17 गेंदों का, और जब 17 गेंदों को बेचता है तो उसे 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी इसका मतलब है कि 840 जो है वो 17 में से 5 चले गए, 12 वस्तुओं का 12 गेंदों का क्रय मूल्य, यानी 12 गेंदों का जो सीपी है वही आपका 840 है। तो एक गेंद का सीपी पूछा है 12 सत्ते 84, तो आंसर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। शायद आपके समझ में आए तो हम एक डिटेल में बताते हैं। सबको पता है कि हमेशा लॉस क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। अब कह रहा जो हानि हो रही है वो 5 गेंदों के लागत मूल्य की, तो 5 की जो सीपी है बराबर किसके है, 17 गेंदों को बेचने पर, यानी अगर गेंदें 17 बेची गई होंगी तो 100% ये है कि ये 17 गेंदें खरीदी गई होंगी। खरीदी मतलब सीपी, एक गेंद का क्रय मूल्य 1 तो 17 का 17। अब इनको आप इधर लाओगे तो 17 सीपी बराबर 17 में से 5 17 सॉरी सीपी नहीं, इसको इधर लाएंगे, एसपी बराबर 17 में से 5 चला गया 12 वस्तुओं का सीपी, यानी 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वही 17 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। और शुरुआत में कह रहा है कि 17 गेंदों का विक्रय मूल्य 840 है, ये वैल्यू 840 है, तो किसकी निकालना है वैल्यू, एक वस्तु की लागत मूल्य 12 सत्ते 84, आंसर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा मेरे भाई। चलिए नोट करो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साझेदार, पहले ऑप्शन लिखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, ओ सॉरी ऑप्शन कौन लिखते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी 3 साझेदार हैं, में 2,21,000 को आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि ए बी तथा सी को प्राप्त धनराशि में से क्रमशः 2,000, 3,000 और 4,000 निकाल दिए जाएं, तो उन्हें 11:18:24 के अनुपात में धनराशि प्राप्त होगी। बी की धनराशि पूछी गई। तो देखो सबसे पहले तो ये देखें, टोटल धनराशि थी 2,21,000 रुपया, ये लो मेरे भैया। अब वो ये कह रहा है कि ए से 2,000, बी से 3,000, सी से 4,000 रुपया ले लो, तो 4 3 7 2 9, अगर तुम इसमें से 9,000 रुपया माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो भी राशि आएगी वो अपने किस अनुपात में बटेगी, 11:18:24। तो ये ऑप्शन से हमें लग रहा है लग सकता है
क्यों बी की पूछेगी तो हम मानेंगे ये आंसर बी का दिया जाएगा, लेकिन वो ये कह रहा बी से 3,000 रुपए ले लो, 3,000 रुपया वापस कर लो, फिर वो संख्या 18 से कटनी चाहिए। अगर इसमें से 3,000 ले लोगे तो 72,000, ये 18 से तो कट जाएगी, शायद ये उत्तर हो सकता है। अगर यहां से 3,000 ले लोगे तो ये हो जाएगा 63,000, ये 18 से कभी नहीं कटेगा, यहां से नहीं कटेगा, मतलब ये गलत। अगर यहां से 3 माइनस करोगे तो 69,000 होगा, और 69 कभी 18 से कैंसिल नहीं होगा। और फोर्थ है, अगर यहां से 3 घटा दोगे तो 93,000 होगा, ये भी 18 से नहीं कट रहा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम 252 और एचसीएफ 12 है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर 48 है। अच्छा, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? चलिए देखते हैं भैया। देखो, ऐसे क्वेश्चन को जब भी इस तरह दिया जाए तो संख्याएं हम एचसीएफ से मानते हैं। मान लिया हमने संख्याएं मान ली 12x और एक मान ली 12y। अब वो ये कह रहा है इनका एचसीएफ तो 12 है, लेकिन एलसीएम है 252। अब इनका अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम तो यह जाएगा 12x/, और यही तुम्हें दिया गया 252। काटो भैया 12 से, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, x/y बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा? 21। यानी ऐसे दो नंबर जिनका गुणनफल 21 होगा, तो 7 तिया 21, एक 7 होगा, एक 3 होगा। अब वो कह रहा है तो इन संख्याओं का योगफल क्या हो? उनके बीच का अंतर तुम्हारा क्या है? 48 है। ओके, उनके बीच का अंतर क्या है तुम्हारा? 48। तो अगर बीच का अंतर 48 है, इसका मतलब अगर हम करेंगे 12 सत्ते 84 और 12 तिया 36, 12 तो सॉरी 36, घटाओ 14 में से 8 गया 6, और यहां कितना बचा? 3, सॉरी 5, 5 में से, अरे यार 7, 7 में 3 क्या 4, यानी इनका अंतर खुद ही 48 आ रहा। तो अब ये कह रहा है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? इनको ऐड कर दो। ऐड करोगे 6 4 10 और 8 3 11 1 12, आंसर क्या आएगा? 120। चलिए नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में दो बैच ए और बी, बैच ए में 44 छात्र और बैच बी में 56 छात्र हैं। बैच ए का औसत भार 43 है। अच्छा, इसमें 44 छात्र हैं, छात्रों की संख्या, और औसत भार कितना है? ए का 43। और बैच बी में क्या कह रहा है? कितने छात्र हैं? 56 छात्र हैं, और औसत अपना कितना दिया गया है? 39 है। आपसे कह रहा है तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या होगा? देखो, ऐसे में हम मान लेंगे कि पूरी कक्षा का औसत भार 39 ही है, हमने मान लिया 39 है। अब देखो मेरे भैया, 39 से ये संख्या कितनी ज्यादा है? 9 4 13, 4 ज्यादा है। 4 संख्या कितने लोगों पर? एक पर 4 ज्यादा है, तो 44 पर इतनी ज्यादा होगी। इसको हम इन दोनों में ऐड करके डिवाइड कर देंगे, तो 44 और 6 कितना होगा? 50, और 50 100, यानी आंसर क्या आएगा? 39 प्लस 44 चौको, तो 4 चौको 16, और 4 चौको 16 1 17, यानी 1.76 और बढ़ा दोगे तो कितना आ जाएगा? 39 1 40.76, ये आपका आंसर सेकंड है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
अगला क्वेश्चन है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित राशि पर 2/3 वर्षों में 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया है तो मूलधन ज्ञात करो। देखो रेट दी गई है, समय दिया गया 2/3% और कितने वर्ष के लिए कह रहा है, सॉरी ये तो टाइम दिया गया, टाइम और दर कितनी दे रहा है 15% की रेट दर से। अब कह रहा है कि तुम्हारा सीआई जो हो जाता है वो आपका कितना दिया गया है 909095 इतना है, तो वो राशि निकालो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ये 2/3 है यानी पहले 2 वर्षों के लिए जो रेट होगी वो 15% और 15% होगी भैया, और अगले के लिए 15 जो परसेंट है वो पूरे 12 महीने के लिए है, लेकिन आगे के लिए हमें चाहिए 2/3, 3×5=15, आगे के लिए रेट हो जाएगी 10%। अब इसको निकालो, तो निकालेंगे 15% होता है 3/20, अगर मूलधन 20 है तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 23। देखो ऐसे दूसरे के लिए 20 से कितना हो जाएगा भैया 23, और 10 से कितना हो जाएगा 11। ये तुम्हारा हो गया मिश्र धन जिसे कहा जाता है ए, और ये हो जाएगा मूलधन जिसे कहा जाता है पी फॉर प्रिंसिपल। अब कह रहा इनका अंतर, ये तो तुम्हारा भैया सीआई दिया गया ना, तो सीआई निकालेंगे, तो 23 529 और 529 का 11 से गुणा करेंगे तो 9, 9 2 11 की एक हाथ से ले, 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8 और ये 5, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 4000। अब देखो कितना ब्याज मिला 1819, ये जो मान आया 1819 का आया। क्या निकालना मूलधन, मूलधन मतलब 4 1 2 3, तो सबसे पहले 3 जीरो होनी चाहिए और 4 से कटना चाहिए, तो 3 जीरो ये तो 2 जीरो है भैया, 3 जीरो होने के बाद 4 से कटना चाहिए, तो ये तो 4 से फिर कटेगा नहीं, ये 4 से कटेगा नहीं, ये भी 4 से कटेगा नहीं, 3 जीरो के बाद यही 4 से कटेगा, यानी हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, देखिए आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और आज का अंतिम क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15, आपसे एक निवेदन है कि आप इतनी कंजूसी ना करो लाइक करने के लिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि कृपया जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक नाव 45 मिनट में जल प्रवाह की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर और जल प्रवाह की दिशा में 7.5 किलोमीटर जाती है। यानी आपसे ये कह रहा है कि 45 मिनट, मिनट को घंटा में बदलेंगे 60, 5 किलोमीटर कहाँ जाएगी जल के विपरीत, और विपरीत चालें क्या होती है घटती, तथा 7 7.5 7 दूनी 14 15/2 ये जाती है जल की दिशा, तथा 25 मिनट में, इसको भी 25/60 कर लो घंटा में 5 किलोमीटर जल प्रवाह यानी जल की दिशा में 5x + y एवं 2.5 किलोमीटर, 2.5 मतलब 5/2 किलोमीटर जल के विपरीत दिशा में जाती है x - y। तो कह रहा है 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा अगर वो विपरीत दिशा में जाए, तो 12/x - y का मान पूछा गया और मिनट में पूछा गया, तो हम x - y का मान निकालें। तो देखो ये 15 है, ये 5 है, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, लेकिन यहाँ बटे 3 है, 2 है तो यहाँ 2, यानी पूरे में हम 3/2 का गुणा कर दे, पूरे में 3/2, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 5/x - y, और ये हो जाएगा 5 तिया 15/4, 2 दूनी 4 x - y, और यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा 25 तिया 75/120, घटा लो डायरेक्ट, घटा हुए तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 1/x - y, तो कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, ऊपर बचेगा 5 - 15/4, और यहाँ क्या आ जाएगा, अगर हम ये 60 दूनी 120, सॉरी ये 120 है, ऐसे 120 बनाने तो 2 का मल्टीप्लाई कर दे,
तो 90 में से 75 चला जाएगा, 75 5 हाँ 15, और बटे में कितना आ जाएगा 120। इसे हल करोगे तो 5 को 20, 20 में से 15 गया, 5/4 बराबर 15/120 और 1/x-y। सॉल्व कर लो। 5 तिया 15, 3 चौको 12 और 4 धाई, यानी x-y का मान आ गया 10। तो आप इसे 12/10 गुणे मिनट में बताना है तो 60 का गुणा, 0 से 0 बार 72, यानी हाँ ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। चलो तो इसको आप सॉल्व कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। तो यहां तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।